दक्षिण भारत की धरती पर कावेरी नदी के किनारे एक ऐसा राजवंश जन्मा जिसने न केवल भूमि पर विजय प्राप्त की बल्कि समुद्रों को भी अपना अधीन कर लिया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया जो आज भी आकाश को छूते हैं और मूर्तियां गढ़ी जिनमें जीवन की ऊर्जा धड़कती है। वे योद्धा भी थे और कलाकार भी, वे व्यापारी भी थे और सम्राट भी। यह चोल साम्राज्य की गाथा, आरंभ से उत्कर्ष तक और अंततः पतन तक की अद्भुत यात्रा। चोलों की उत्पत्ति, छोटे सरदारों से महान वंश तक। चोलों का इतिहास सदियों पुराना है जिसकी जड़ें तमिल भूमि के संगम साहित्य में गहरी हैं। ये वे वेलिर कुल के योद्धा थे जो अपनी बहादुरी, अनुशासन और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। इनकी पहचान कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी से जुड़ी थी जिसने उन्हें न केवल जीवन दिया बल्कि समृद्धि और एक विशिष्ट संस्कृति भी प्रदान की। ये नदी उनके लिए जीवन रेखा थी जिसने उन्हें खेतीबाड़ी में आत्मनिर्भर बनाया और धीरे धीरे एक संगठित समुदाय के रूप में विकसित होने का अवसर दिया। हालांकि चोलों का सफर आसान नहीं था। उन्हें लंबे समय तक पल्लवों और पांड्यों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों की छाया में रहना पड़ा। ये बड़े साम्राज्य उन्हें अक्सर अपने अधीन रखने की कोशिश करते थे, लेकिन चोलों ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता और अनूठी संस्कृति को नहीं छोड़ा। वे छोटे छोटे सरदारों के रूप में शासन करते रहे, अपने क्षेत्रों को मजबूत करते रहे और सही समय की प्रतीक्षा करते रहे। ये समय उनके लिए सिर्फ इंतजार का नहीं था बल्कि अपनी शक्ति को गुप्त रूप से बढ़ाने का था। वे जानते थे कि युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति और संगठन से जीता जाता है। उस समय उनके पास बड़े साम्राज्यों जैसी विशाल सेनाएं या सैन्य शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी संगठन क्षमता और युद्ध कला थी। वे जानते थे कि कैसे सीमित संसाधनों का उपयोग करके भी अपने दुश्मनों को हराना है। उनकी ये खूबी आने वाले समय में उन्हें एक ऐसी शक्ति बनाने वाली थी जो न केवल भूमि पर बल्कि समुद्र में भी राज करती। यही छोटे छोटे सरदार अपनी सूझबूझ और धैर्य से इतिहास के सबसे महान समुद्री साम्राज्यों में से एक की नींव रखने वाले थे। विजयालय चोल, मध्यकालीन चोलों का संस्थापक। 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने अपने साहस से पूरे वंश को पुनर्जीवित कर दिया। जब पल्लव और पांड्य आपसी संघर्ष में उलझे थे, विजयालय ने अवसर देखा और तंजावुर पर अधिकार कर लिया। ये छोटा सा कदम एक विशाल साम्राज्य की नींव बना। उन्होंने देवी दुर्गा का एक भव्य मंदिर बनवाया जिससे ये संदेश गया कि चोल अब शक्ति और धर्म के संरक्षक बन चुके हैं। विजयालय ने केवल सत्ता ही नहीं पाई बल्कि चोलों की खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस लाई। उनका शासन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत रास्ता खोल दिया। यही कारण है कि इतिहासकार उन्हें मध्यकालीन चोलों का असली संस्थापक मानते हैं। उनके बाद चोलों ने धीरे धीरे छोटे छोटे प्रदेशों को अपने अधीन करना शुरू किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य के बीज बो दिए जिसकी महानता आने वाली सदियों में पूरी दुनिया देखेगी। आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम। विस्तार और संघर्ष का दौर 9वीं-10वीं शताब्दी। विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने पल्लवों को हराकर उत्तरी तमिलनाडु पर चोलों का झंडा फहराया। इस जीत ने चोलों को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक बड़ी ताकत बना दिया। इसके बाद उनके पुत्र परांतक प्रथम गद्दी पर बैठे। उन्होंने पांड्यों को पराजित किया और मदुरै पर कब्जा कर लिया। इस विजय से मोतियों के व्यापार वाले तटीय क्षेत्र चोलों के नियंत्रण में आ गए, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति में और भी वृद्धि हुई। लेकिन उनका शासन पूरी तरह से आसान नहीं था। 949 ईस्वी का तक्कोलम युद्ध चोलों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। राष्ट्रकूटों ने उन्हें बुरी तरह हराया और उनके साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। हालांकि परांतक को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मजबूत प्रशासनिक नीतियों ने चोल साम्राज्य को संगठित रखा। यही वजह थी कि इस बड़ी हार के बाद भी चोल फिर से उठ खड़े हुए और आगे चलकर दक्षिण भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बने। राजराज चोल प्रथम, समुद्रों का सम्राट, 985 से 1014 ईस्वी तक। राजराज प्रथम, जिन्हें उनके जन्म से पहले ही महान शासक बनने के लिए नियत किया गया था, चोल साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। 985 ईस्वी में गद्दी संभालते ही उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और सबसे पहले अपनी सेना और नौसेना का पुनर्गठन किया। उनकी संगठित और अनुशासित सैन्य टुकड़ियों ने इतनी ख्याति प्राप्त की कि उनके दुश्मन सिर्फ उनके नाम से ही भयभीत हो जाते थे। उनकी विजयों का सिलसिला उनके शासनकाल की पहचान बन गया। उन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों पांड्यों और चेरों को पराजित किया और उनकी शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसके बाद उनका ध्यान समुद्र की ओर गया। उन्होंने एक विशाल नौसेना का निर्माण किया जो उस समय के किसी भी भारतीय साम्राज्य के पास नहीं थी। इसी नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उनकी समुद्री शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जहाज सुदूर मालदीव तक पहुंचे और वहां भी चोलों का झंडा फहराया। इस तरह उन्होंने न केवल भूमि पर बल्कि समुद्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारतीय इतिहास में पहली बार किसी साम्राज्य ने इस तरह समुद्र पार जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
लेकिन राजराज केवल एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि वे कला, धर्म और प्रशासन के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने तंजौर में भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर, जिसे आज भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, उस समय की स्थापत्य कला का एक अद्भुत और अविश्वसनीय नमूना है। इसकी विशालता और भव्यता ये दर्शाती है कि उस समय चोल साम्राज्य कितना समृद्ध और शक्तिशाली था। इसके अलावा राजराज ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। उन्होंने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया और राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिससे उनके शासन में स्थिरता और समृद्धि आई। राजराज प्रथम के शासनकाल में चोल केवल दक्षिण भारत के राजा नहीं रहे, बल्कि एक समुद्री शक्ति बनकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचने लगे। उनकी उपलब्धियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य को उसकी महानता की चरम सीमा तक पहुंचाया। राजेंद्र चोल प्रथम, महासागरों का विजेता, 1014 से 1044 ईस्वी तक। राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य को उसकी महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने पिता के अधूरे अभियानों को पूरा करते हुए सबसे पहले श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को एक अभूतपूर्व अभियान पर उत्तर भारत भेजा। उनकी सेना गंगा नदी तक पहुंची और वहां के शासकों को पराजित किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में वे पवित्र गंगा जल वापस लाए, जिससे उनकी शक्ति की गूंज पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। अपनी इस महान विजय की स्मृति में उन्होंने गंगेकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बसाई। ये शहर न केवल प्रशासनिक केंद्र था, बल्कि चोल साम्राज्य की शक्ति और गर्व का प्रतीक बन गया। राजेंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी शक्तिशाली नौसेना थी। इसी नौसेना के बल पर उन्होंने सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित श्रीविजय साम्राज्य पर हमला किया। ये भारतीय इतिहास में अपनी तरह का पहला अभियान था, जिसमें एक भारतीय शासक ने समुद्र पार करके किसी विदेशी साम्राज्य को पराजित किया। इस विजय से चोलों ने हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। राजेंद्र के शासनकाल में चोल साम्राज्य केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक साम्राज्य बन गया जिसने भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार और संस्कृति के नए रास्ते खोले। उनकी दूरदर्शिता और सैन्य कुशलता ने चोलों को इतिहास के सबसे बड़े समुद्री साम्राज्यों में से एक बना दिया। उत्तरवर्ती चोल समृद्धि और संस्कृति का स्वर्णकाल 11वीं से 12वीं शताब्दी। राजेंद्र चोल प्रथम की महान उपलब्धियों के बाद भी चोल साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के शिखर पर बना रहा। उनके उत्तरवर्ती शासक जैसे राजाधिराज चोल, कुलोत्तुंग चोल और विक्रम चोल ने इस विशाल साम्राज्य को सफलतापूर्वक संभाला और इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। इन शासकों ने केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि एक ऐसी शासन व्यवस्था को भी पोषित किया जो उस समय के लिए अद्वितीय थी। इस काल का सबसे उल्लेखनीय पहलू उनका अत्यंत संगठित प्रशासन था। चोल साम्राज्य विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली पर आधारित था, जहां गांवों की अपनी सभाएं और पंचायतें होती थीं। ये सभाएं, जिनमें स्थानीय लोग शामिल होते थे, अपने अपने क्षेत्रों का प्रशासन और न्याय व्यवस्था संभालती थीं। इस प्रणाली ने जनता को सीधे शासन से जोड़ा, जिससे किसान, व्यापारी और कारीगर सभी को अपनी समस्याओं को हल करने का अवसर मिला और वे सुरक्षित महसूस करते थे। इसी मजबूत और स्थिर प्रशासनिक नींव पर ही चोल साम्राज्य की अपार समृद्धि टिकी थी। ये समय कला और स्थापत्य का भी स्वर्णकाल था। इस युग में निर्मित मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। गंगेकोंडा, चोलपुरम और दारासुरम जैसे भव्य मंदिर, जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, उस समय की शिल्पकला का अद्भुत प्रमाण है। इन मंदिरों की दीवारों पर की गई बारीकी से नक्काशी और उनकी वास्तुकला आज भी दुनिया भर के कला प्रेमियों को आश्चर्यचकित करती है। इसी काल में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण भी अपनी पराकाष्ठा पर था। विशेष रूप से भगवान शिव की नटराज प्रतिमाएं, जो अपनी गति, संतुलन और आध्यात्मिक गहराई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, चोल कलाकारों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थीं, बल्कि जीवंत भावनाओं और कलात्मक उत्कृष्टता से भरी कृतियां थीं, जो आध्यात्मिक दर्शन को कला के रूप में प्रस्तुत करती थीं। चोलों का ये कलात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। व्यापारिक और नौसैनिक संपर्कों के माध्यम से उनकी संस्कृति, धर्म और भाषा की गहरी छाप थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंची, जहां आज भी चोल विरासत के कई अंश देखे जा सकते हैं। चोल साम्राज्य का पतन 12वीं से 13वीं शताब्दी। लेकिन इतिहास का नियम है, हर साम्राज्य का अंत होता है। 12वीं शताब्दी में चोलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ओर होयसलों और पांड्यों से लगातार युद्ध हुए, दूसरी ओर साम्राज्य का विस्तार इतना बड़ा हो गया था कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। आंतरिक विद्रोह और दरबारी राजनीति ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। कर वसूली कम होने लगी और शक्तिशाली सेना की ताकत भी घटने लगी। धीरे धीरे साम्राज्य सिकुड़ने लगा। चोल, जो कभी समुद्रों के अधिपति थे, अब केवल तमिल भूमि तक सीमित रह गए। अंततः 1279 ईस्वी में अंतिम चोल शासक राजराज चोल तृतीय को पांड्यों ने पराजित कर दिया।
इस तरह दक्षिण भारत का ये महान साम्राज्य, जिसने कभी पूरे एशिया को प्रभावित किया था, इतिहास में विलीन हो गया। चोल साम्राज्य ने एक छोटे सरदार से शुरुआत की और महासागरों के सम्राट बन गए। उन्होंने ऐसे मंदिर बनाए जो आज भी आकाश से संवाद करते हैं, ऐसी प्रतिमाएं गढ़ी जिनमें आज भी आत्मा की झलक मिलती है। उन्होंने भारत को दुनिया से जोड़ा और अपनी संस्कृति को एशिया तक पहुंचाया। चोल साम्राज्य भले ही समय के साथ मिट गया हो, लेकिन उनकी महिमा, उनकी कला और उनका साहस सदा के लिए अमर रहेगा।